हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो कल हमने देखा था रीजनल डायनेस्टी में राजर्षि तुल्यकुल वंश। ये छत्तीसगढ़ की पहली डायनेस्टी थी। इसके हमने रूलर्स देखे थे, सूरा, दैत्य वन, विभीषण, भीमसेन वन, दैत्य टू, भीमसेन टू। उसके बाद में हमने जो है इनका रूलिंग पीरियड देखा था जिसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था हिस्टोरियंस के बीच में रूलिंग पीरियड को लेके, वो हमने देखा क्योंकि इनका रूलिंग पीरियड अराउंड 4th to 5th सेंचुरी था। फिर कुछ कंक्लूसिव फैक्ट्स देखे और फिर हमने शरवपुरी डायनेस्टी कल स्टार्ट किया था। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देख ली थी। उस डायनेस्टी का बैकग्राउंड हिस्ट्री देखने से पहले हमने उसका फाउंडर, कैपिटल और क्या क्या नाम है, मतलब कुछ जनरल चीज़ें देखी थी। फिर वह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था। उसके बाद इसी डायनेस्टी का और क्या क्या नाम है वो सब देखा। ठीक है, कल हमने इतना देखा था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है प्रमुख शासक या मेजर रूलर्स। किसके? शरवपुरी डायनेस्टी के। तो शरवपुरी डायनेस्टी के मेजर रूलर्स पे हम जा रहे हैं। तो आई होप इससे पहले वाला पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि वो क्लियर होगा तो आगे का पार्ट समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। बाकी नहीं भी होगा तो आप रेफ़र कर सकते हैं पुराने वीडियोस को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमुख शासक में हमने देखने हैं सबसे पहले मेजर रूलर्स में शरवराज, जो कि यहाँ के इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। कौन? शरवराज, फाउंडर। पहले मैं फैक्ट्स पढ़ लेती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक, तो शरवराज फाउंडर। सेकंड, नरेंद्र, कॉपर 2 कॉपर प्लेट, पीपरदुला, कुरुद, धमतरी। पीपरदुला, this copper plate was issued at the 3rd year of his ruling. Kuru Dhamtari, this copper plate was issued at 24th year of his ruling, which shows demonstrate that his ruling period was long. Written on copper plate. Khadagdhara Jeet Bhove, meaning who conquered the entire world by sword. State currency along with copper plate. State currency having their state symbol of Gajalakshmi have also been found. तो सबसे पहला जो अपने को देखना है कि इसके जो फाउंडर थे वो शरवराज थे। तो प्रमुख शासक या मेजर रूलर में सबसे पहला नाम आता है शरवराज का। जो शरवराज है वो इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे। कौन सी डायनेस्टी? शरवपुरी वंश, इन्हीं के नाम पे शरवपुरी बना। तो शरवराज इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी होता है नरेंद्र। इनका सक्सेसर होगा नरेंद्र। और नरेंद्र के हमारे पास जो है 2 कॉपर प्लेट मिलते हैं। क्या? ताम्रपत्र, जिसको ताम्रपत्र भी बोला जाता है। वो 2 कॉपर प्लेट मिलते हैं नरेंद्र के। अब देखो, नरेंद्र
ये नाम दोबारा से आया तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले वाले तो नरेंद्र मोदी से कनेक्ट कर लिए थे, वैसे ही इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो इसके जो 2 कॉपर प्लेट मिले हैं, पहला मिला है एक पीपरदुला से। कौन सी जगह? पीपरदुला जगह का नाम है ना, पीपरदुला। और दूसरा है कुरुधमतरी। ठीक है, पीपरदुला से जो मिला है उस कॉपर प्लेट में, वो कॉपर प्लेट जो है नरेंद्र के द्वारा उसके रूलिंग पीरियड के 3रे साल में इशू किया गया था। मतलब नरेंद्र जब 3 साल अपना रूलिंग कर लिया था, शासन कर लिया था, तब इसने ये वाला कॉपर प्लेट इशू किया था, जो कि हमको पीपरदुला से मिलता है। और पीपरदुला जो है ना, अभी सारंगगढ़ में है। सारंगगढ़ वाला एरिया है ना, वो वहाँ पे है पीपरदुला। उसके बाद में अगला जो है जगह, वो हम देखते हैं कुरुधमतरी। यहाँ से जो कॉपर प्लेट हमको मिलता है, वो कॉपर प्लेट नरेंद्र के रूलिंग पीरियड के 24th ईयर में इशू किया गया है, मतलब 24वें साल में। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि उसका जो रूलिंग पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। मतलब 24 साल, समझ रहे हो? 24 साल, 2 दशक के लगभग। तो 24वें साल में ये कॉपर प्लेट इशू किया गया था, जो कि हमको कहाँ से मिलता है? कुरुधमतरी से। तो हमने देखा शरभराज फाउंडर थे, उनका सक्सेसर आता है नरेंद्र की हमको 2 कॉपर प्लेट मिले, एक मिला पीपरदुला से, दूसरा मिला कुरुधमतरी से। जो पीपरदुला से मिला वो नरेंद्र के 3रे वर्किंग ईयर में इशू किया गया था, और जो कुरुद से मिला वो 24th ईयर में इशू किया गया था। अब इस कॉपर प्लेट तो मिल गया, तो कॉपर प्लेट में लिखा क्या हुआ था? तो कॉपर प्लेट में ये लिखा रहता है कि, पहले तो वो स्टेटमेंट पढ़ती हूँ फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूँगी। खड़गधरा जीत भुए, क्या लिखा है? खड़गधरा जीत भुए। उस ताम्रपत्र में ये मेंशन किया हुआ था, खड़गधरा जीत भुए। इसका मतलब है कि तलवार की धार से दुनिया जीतना। मतलब ये ऐसा मानते होंगे कि वर्ल्ड को जीतने के लिए तलवार बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तलवार पे पकड़ अच्छी है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, पर मतलब उस समय का तो ये मेजर ऑक्यूपेशन था ना उनका। अपना रूलिंग भी बचाना है तो भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता है। इन्वेडर से अपने आप को बचाने के लिए भी तलवार की ज़रूरत, और ख़ुद भी कई जगहों को इन्वेड करके अपने टेरिटरी में इंक्लूड करने के लिए भी तलवार की ज़रूरत। इसीलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तलवार की धार से दुनिया जीतना, और इनका बिलीफ था ऐसा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनकी स्टेट करेंसी। हमको जो इनकी स्टेट करेंसी मिली है, वो कॉपर प्लेट के साथ में इनकी स्टेट करेंसी भी मिली है। तो उस स्टेट करेंसी में स्टेट सिंबल के साथ साथ स्टेट सिंबल भी था करेंसी के अंदर, जो कि माता गजलक्ष्मी का था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। इनका स्टेट एम्बलम जो है या स्टेट सिंबल जो है वो गजलक्ष्मी का था। तो जो इनका कॉइन मिला उसमें भी ये गजलक्ष्मी का चित्र बना हुआ था, स्टेट सिंबल इनका बना हुआ था। ठीक है, तो स्टेट करेंसी कॉपर प्लेट के साथ, कॉपर प्लेट ही नहीं मिली, स्टेट करेंसीज भी मिली है, गोल्ड कॉइन वगैरह मिले होंगे। तो ऐसा तो था। तो अब इसको याद करने के लिए ना मैं कुछ इमेजेस लगाई हूँ, ताकि वो थोड़ा इंटरैक्टिव भी लगे और याद भी हो जाए, इमेज ध्यान में आए तो।
दुल्हन पे ध्यान नहीं देने का, ना शादी पे ध्यान देने का। ये देखो, ये जो दूल्हा है ना, ये दिस गाय, ये पेपर का दूल्हा है, पेपर से बना हुआ। तो पेपर दूल्हा को पेपर दूल्हा बना लेना, समझे मेरे प्यारे। तलवार की धार से दुनिया जीतना, खड़क धरा जीत होए। समझ में आ रहा है? तो ये तलवार है, तुम लोगों ने देखी तो होगी ही। इससे ना किचन में सब्जियां नहीं बनाते, ये रक्षा के भी काम आती है और आक्रमण करने के भी। तो जो आक्रांता भारत में आते थे ना, उससे जो यहाँ के शासक थे, लोकल शासक, वो अपने आप को तलवार की मदद से ही बचाते थे और जीतते भी थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रसन्नमात्र। जो अब अगला रूलर है उसका नाम है प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बारे में अपने को जो फैक्ट्स देखने हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले he founded a city named Prasannapur on the bank of Nidila river, which has been identified by Leelagarh river and Malhar currencies. He was the first ruler who issued gold coins. He issued gold and silver coin on which the state symbol or symbol related to Vaishnavism such as Shankh, Chakra and Garud were depicted. His currencies coins have been obtained from Cuttack, Odisha in east to Chanda, Maharashtra in west, which shows that his empire was extensive और वास्ट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आदमी है प्रसन्नमात्र, नाम से ही काफ़ी प्रसन्न लगता है, बहुत खुश होगा, सबके जीवन में ऐसी प्रसन्नता बनी रहे। अब इसके लाइफ में थी कि नहीं वो अलग बात है, पर नाम से तो ये काफ़ी प्रसन्न प्रतीत होता है। तो इसने एक अपने नाम पे ही एक शहर भी बना दिया, जो कि उस समय की निडिला नदी के किनारे स्थित था। यानी कि इसने एक शहर बनवाया जिसका नाम था प्रसन्नपुर, जो कि निडिला नदी के तट पर बनवाया गया था। ठीक है, अब बनवाया गया था कि था जिसका नाम इसने नामकरण कर दिया। अब ये बातें तो भगवान ही जाने या यही जाने, मेरे को नहीं पता। और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरियन जानते होंगे, उनकी बुक्स में मिल जाएगा, तो आप रेफ़र कर सकते हो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कि इसने बनवाया था या फिर बस नामकरण करा था प्रसन्नमात्र। ठीक है, नाम ही लग रहा है ना, याद करने में इजी पड़ जाएगा। नहीं, प्रसन्नमात्र कुछ है ही नहीं, प्रसन्न है बस। विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाई लीलागढ़। हाँ, तो ये जो निडला नदी है ना, निडला उस समय की जो निडला नदी की बताया ना, निडला नदी के तट पर ये प्रसन्नपुर शहर बसा था। तो ये जो निडला नदी है, ये अभी की लीलागढ़ नदी बोला जा रहा है इसको, लीलागढ़ रिवर। और जो प्रसन्नपुर शहर है वो अब मल्हार हो गया है, मल्हार बिलासपुर। ठीक है, मल्हार से तो काफ़ी कुछ बना सकते हो, पर मल्हार से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता ही है, बिलासपुर में ही तो कोचिंग करते हो सब के सब जाके पीएससी की। तो अच्छी जगह है, जाओ पढ़ाई करो। और जो नहीं पढ़ पा रहे हो
उनके लिए तो मैं हूँ ही। तो हमने देखा करेंसी के बारे में, हमने देखना है। तो सबसे पहले तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। ये अभी तक जितने रूलर आए कौन कौन आ गए? शरभ राज फाउंडर, उसके बाद में नरेंद्र, फिर प्रसन्न मात्र। तो अभी तक के इनके रूलर में ये सबसे पहला है जो गोल्ड कॉइन भी इशू किया था। ठीक है, इसने गोल्ड कॉइन इशू करे थे। और गोल्ड ही नहीं, गोल्ड के साथ साथ में सिल्वर पहले वाले भी करते होंगे, तो गोल्ड के साथ साथ में इसने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे, जिस पे वैष्णविज्म से रिलेटेड सिंबल बने हुए थे। क्या बने हुए थे? वैष्णविज्म से रिलेटेड सिंबल। अब वैष्णविज्म से ये मत समझ लेना कि जो सिर्फ माता वैष्णो देवी की पूजा करते होंगे वही लोग वैष्णविज्म हो जाते होंगे। ना ना ना, जो मतलब प्रॉपर जिनको जो रहते थे ना, जिनको मतलब अच्छे से रहते थे, पंडित लोग टाइप के, जैसे कि मांस मछली मदिरा का पान नहीं करना है, पूजा पाठ करना है। अब वो पंडित नहीं होते थे, ब्राह्मण्स नहीं होते थे, लेकिन धर्म वैसा फॉलो करते थे। तो वैष्णविज्म धर्म जो है वो माता वैष्णो देवी वाला नहीं है ना, ठीक है। ये मतलब उनका धर्म ही होता था, हिंदू धर्म ही था। भगवान विष्णु के उपासक थे ये लोग, पूजा पाठ में भगवान विष्णु का मतलब हिंदू डाइटीज का ही करते थे। अब माता गजलक्ष्मी तो आप देख रहे हो। तो वैष्णविज्म से रिलेटेड सिंबल उनके कॉइन्स में मिलते थे, जो कि शंख चक्र और गरुड़ है। क्या क्या है? शंख चक्र और गरुड़। तो शंख चक्र और गरुड़ मिल रहा है अपने को, बना हुआ था। और इसकी करेंसीज जो थी वो कटक उड़ीसा से लेके, ईस्ट में कटक उड़ीसा से लेके वेस्ट में महाराष्ट्र चंदा तक, चंदा जगह का नाम है ना, चंदा आ रही इसमें मत चले जाना, महाराष्ट्र में चंदा तक मिलती थी। कटक उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र में चंदा तक, ईस्ट से वेस्ट तक में इसकी करेंसीज पाई गई हैं, मिली हैं। इसीलिए ऐसा ये सब चीज़ें ये शो करती है कि इसका जो एम्पायर था, जो इसका रूलिंग एरिया था, वो काफ़ी वास्ट था, काफ़ी एक्सटेंसिव, बड़ा फैला हुआ था, है ना। कैसे पता चलता है कि इसका जो एम्पायर था वो काफ़ी फैला हुआ था, एक्सटेंसिव था? तो हमको इस बात से पता चलता है क्योंकि इसके कॉइन्स मिले हैं। कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट से वेस्ट तक, कटक उड़ीसा से लेके चंदा महाराष्ट्र तक, इतने दूर में इसके कॉइन्स मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एम्पायर जो था वो काफ़ी फैला हुआ था, दूर तक था। ठीक है। अब प्रसन्नपुर है जगह का नाम, तो प्रसन्न लोग होंगे तभी तो प्रसन्नपुर बन गया ना। यह देखो, अब मीम की भाषा ही तो समझ आती है ना लोगों को, इसीलिए हंसो बेटे, खूब हंसो। प्रसन्नपुर का जब प्रसन्न आएगा ना, प्रश्न नहीं प्रश्न, तब बनाना ऐसे प्रश्न। फिर क्या क्या सिंबल थे? तो शंख, और ये विष्णु जी का है चक्र, सुदर्शन चक्र, और ये गरुड़। और विष्णु जी के हाथ में सब मिल जाएगा, शंख चक्र गरुड़, शंख चक्र गरुड़ सारी चीज़ें हैं। तो ये थी वैष्णविज्म। ये सारी जो सिंबल्स थे ना, शंख का, चक्र का और गरुड़ का, ये सब उनके कॉइन्स में, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स हो या सिल्वर कॉइन्स हो, उसमें मिलती थी।
और कहाँ से कहाँ तक, कटक उड़ीसा से चंदा महाराष्ट्र, ईस्ट से वेस्ट तक ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे ये पता लगा कि इसका जो है रूलिंग पीरियड वो काफ़ी, रूलिंग पीरियड बोल रही हूँ, रूलिंग एरिया काफ़ी वास्ट था। ठीक है, रूलिंग पीरियड तो इससे पहले वाले जो नरेंद्र है उसका ज़्यादा था ना, वो 24वें साल में कॉपर प्लेट मिलता है गुरु धमतरी से, तो इससे पता चल रहा है कि वो 24 साल तक तो वो रूल किया ही था, है ना। द वर्ल्ड इज वास्ट। छोटी सी बच्ची, छोटी सी स्क्विरल गिलहरी बता रही है कि दुनिया कितनी बड़ी है, वैसे इसका एम्पायर कितना बड़ा था वो बता रही है कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसका एम्पायर फैला हुआ था। फाउंडेड पतालेश्वर टेम्पल मल्हार बिलासपुर, डिडनेश्वरी माता टेम्पल मल्हार बिलासपुर, देवरानी जेठानी टेम्पल तालागांव बिलासपुर। It is believed that during his ruling period, this temple was built by two queens of Sharapur dynasty. Sharapuri dynasty. तो हम देख रहे थे कि सारे के सारे क्या क्या मतलब बनवा रहे हैं, तो इसने जो इसके टाइम पीरियड पे या इसके रूलिंग पीरियड पे जो बना था या जो इसने बनवाया था वो सारी चीज़ें जो मतलब फेमस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक है पतालेश्वर टेम्पल मल्हार बिलासपुर, ठीक है। फिर अगला बनवाया डिडनेश्वरी माता टेम्पल मल्हार बिलासपुर। फिर आता है देवरानी जेठानी टेम्पल जो कि है तालागांव बिलासपुर में। देखोगे ना एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये बिलासपुर के रेंज में ही इसने ये सारी चीज़ें बनवाई हैं जो फेमस चीज़ें हैं। तो इसके ऐसा माना जाता है कि जब इसका रूलिंग पीरियड था ना, जब इसका शासनकाल था, उस समय ये जो मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, ये इसकी 2 रानियों ने बनवाया था, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है वो देखो। तो ये तो मैं ईमेल लगा दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को डाउट ना हो। ये है पतालेश्वर महादेव का ये मंदिर है, पतालेश्वर टेम्पल मल्हार बिलासपुर में। महादेव तो हर जगह हैं, कण कण में हैं। तो ये है पतालेश्वर टेम्पल जो कि है मल्हार बिलासपुर में, ठीक। अगला है ये है डिडनेश्वरी माता मंदिर, ठीक है। क्या है, डिडनेश्वरी माता टेम्पल या डिडनेश्वरी माता मंदिर जो कि है मल्हार बिलासपुर में। मल्हार बिलासपुर में 2 मिलेगा। अब जहाँ परमपिता होंगे, परमात्मा होंगे, वहीं भी माता रानी भी होंगी। तो भोलेनाथ हैं तो माता भी होंगी। तो पतालेश्वर टेम्पल है तो डिडनेश्वरी माता टेम्पल भी मल्हार बिलासपुर में ही है। तो मल्हार बिलासपुर में अपने को 2 चीज़ मिला, पतालेश्वर और डिडनेश्वरी। उसके बाद में जो अगला टेम्पल है वो है देवरानी जेठानी टेम्पल। अब नाम इनने ऐसा क्यों डाला है ये तो यही जाने। तो थोड़ा कॉमिक करने के लिए ये है देवरानी और ये है जेठानी। अब उनमें कैसी बॉन्डिंग ठीक ठाक रही होगी तभी बनवाए हैं दोनों मिलके देवरानी जेठानी टेम्पल को। तो ये है देवरानी जेठानी टेम्पल जो कि है तालागांव बिलासपुर में। अब देखो भैया, मैंने ये जो तीनों फ़ोटो लगाई है ना, ये पतालेश्वर टेम्पल, ये डिडनेश्वरी माता मंदिर और ये देवरानी जेठानी टेम्पल, तो मैं इन सब बातों की पुष्टि, ये सारे फ़ोटोज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ। मैंने ये सारे प्लेसेस जो मैं खुद से नहीं गई हूँ, ये सारे प्लेसेस जो लोगों ने डाल रखे हैं ऑनलाइन साइट्स पर वो मैंने लगाए हैं। आई होप यही जगह होंगी, पर अगर नहीं भी होंगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप
जो गए होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। अभी तक मेरा ऐसा भाग्य नहीं हुआ है कि मैं जा पाऊँ। आई विल ट्राई कि मैं खुद जाके एक अच्छा फ़ोटो लेके आऊँ, पर अब वो कब हो पाता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। जब उसका बुलावा होगा तभी माता का मंदिर और पातालेश्वर टेम्पल महादेव का मंदिर जा पाएंगे हम। ठीक है, तो मैं मतलब मेरा जब भी जाना होगा ना, मैं अपडेट करूँगी। पर अभी जो पहले से अवेलेबल चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं, तो समझ में आया ना क्या क्या इसने बनवाया था। और ये सारी जगह किसने बनवाई थी? प्रसन्न माता ने, क्योंकि वो बहुत ही प्रसन्न था। तो इसमें से आने वाला हर प्रश्न आप लोगों से बनना चाहिए। फिर ये मत कहना कि प्रसन्न ही रह गए और प्रश्न के प्रश्न नहीं बना पाए। ठीक, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अब प्रसन्न मात्र के, इतने खुश मिजाज व्यक्ति के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी पे। अब हम इसके उत्तराधिकारी को देख लेते हैं। भाई इसका उत्तराधिकारी के बारे में कहाँ चला गया? कॉपर प्लेट से आ रहा है, 3 कॉपर प्लेट आ रहे हैं से, और ये सब एक और स्लाइड था क्या? मैं बीच में स्लाइड उड़ा दी हूँ लग रहा है। स्लाइड्स नहीं उड़ाई हूँ, वो पहले प्रीवियस पता नहीं चला, ये था हम आगे बढ़ गए थे, हम इतना ही कवर कर गए थे ना, हम इसी को क्वींस तक ही देखे थे, तो हम वहीं पे रुक गए थे। तो क्वींस के बाद में हम देखते हैं अगला इसके सक्सेसर को। सक्सेसर इस वाली स्लाइड में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सक्सेसर पे हम जाते हैं। तो इसका सक्सेसर था दुर्गराज। दुर्गराज जिसका और भी नाम था मन्नमात्र और जयराज। अब चाहे दुर्गराज बोल लो, मन्नमात्र बोल लो या जयराज बोल लो, यह तीनों एक ही व्यक्ति है, एक ही आदमी है जिसने अपने इतने सारे नाम रख लिए हैं। पता नहीं इनको अपने इतने नाम बढ़ाने का क्या चीज़ का शौक़ रहता है भाई। मेरा सिलेबस बढ़ा देते हैं, मेरा ही नहीं साथ में मेरे स्टूडेंट्स का भी सिलेबस बढ़ा देते हैं। बताओ, तो दुर्गराज, मन्नमात्र और जयराज ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं और ये ही प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी है। मेरे को लगता है ना प्रसन्न का मन किया होगा कि मैं अपने बेटे का नाम मन्न रख दूँ, तो वो उसने मात्र उसका आ गया, मन्नमात्र बन गया, इकलौता बेटा होगा शायद उससे। अब ये सारी बातें शायद पे है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग भी होगे कई इकलौते बच्चे, तो बस वैसे ही ये भी होगा शायद से इकलौता। अब इसके भाई बहन थे, कितने थे, कहाँ थे, ये तो भगवान जाने। मेरे पास अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। मन्नमात्र जो है वो प्रसन्न मात्र का बेटा रहता है और मन्नमात्र का ही नाम दुर्गराज और जयराज रहता है। ठीक, लोचन प्रसाद पांडे बोलते हैं कि दुर्ग इसी के नाम पे पड़ा है, पर बाकी हिस्टोरियंस इस बात से सहमत नहीं हैं। ठीक है, ये जो दुर्गराज है ना, ये वो द सक्सेसर ऑफ प्रसन्न मात्र, तो इसका जो ये लोचन प्रसाद पांडे हिस्टोरियन है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये दुर्गराज है, इसी के नाम पे दुर्ग शहर, जो अभी दुर्ग है ना, प्रेजेंट का दुर्ग अंबिकापुर वाला दुर्ग, तो वही दुर्ग जो है वो इस आदमी के नाम पे पड़ा है, ऐसा लोचन प्रसाद पांडे बोलते हैं। पर बाकी हिस्टोरियन इस बात से सहमत नहीं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति नहीं है, कोई और है। शिव दुर्ग करके एक व्यक्ति था जिसके नाम पे दुर्ग का नाम पड़ा, दुर्ग। ठीक है, अब वो तो आगे आएगा तो देखेंगे, और नहीं भी आएगा तो ध्यान में बिठा लो एक बार के लिए कि वो जो दुर्ग शहर है ना, वो शिव दुर्ग के नाम पे पड़ा है, ऐसा बाकी हिस्टोरियंस बोलते हैं। पर ये कहते हैं लोचन प्रसाद पांडे
कि नहीं ये दुर्गराज या मन्नमात्र या जयराज जो भी व्यक्ति है इसके नाम पे पड़ा है। ठीक, तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये हो गया, ये भी हो गया। और हम देखते हैं कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र के बारे में। तो इस आदमी जयराज मन्नमात्र दुर्गराज तीनों एक ही आदमी है। इस आदमी के 3 कॉपर प्लेट मिलते हैं। एक मिलता है आरंग से और 2 मिलता है मल्हार से। ठीक है, टोटल 3 कॉपर प्लेट मिले, एक आरंग से 2 मल्हार से। आरंग से 1, मल्हार से 2। अकॉर्डिंग to Pandit Lochen Prasad Pandey, Durg city which was in the bank of Shivnath river founded by Durgaraj. Successor of Durgaraj, Sudevraj, Pravarraj, Vyagraraj. Sudevraj, he was the elder son of Durgaraj. Capital Sharabpur, Sirpur. Copper plate 6. तो अब हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं, इसके फैक्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो इसके टोटल 3 कॉपर प्लेट मिले, एक मिला आरंग से, 2 मिले मल्हार से, हो गए टोटल 3। अब आते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक, लोचन प्रसाद पांडे में आते हैं तो वो उनका, मैंने पहले बताया कि उनका ऐसा मानना है कि ये दुर्ग शहर है ना, जो कि शिवनाथ नदी के तट पे है, वही दुर्ग अंबिकापुर वाला दुर्ग ही है। पर ये पॉइंट है तो है, शिवनाथ नदी के तट पे जो दुर्ग शहर बसा हुआ है उसको इस दुर्गराज के नाम पे वो दुर्गराज हुआ है, दुर्ग हुआ है। या फिर ऐसा कह लो कि इसी ने वो दुर्ग शहर को बसाया है, ही फाउंडेड दुर्ग सिटी। ऐसा पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहते हैं। But other historians are not agreed with him, with his point of view. According to other historians, Durg was founded by a ruler named शिवदुर्ग। ठीक है, अब ये तो बोल दिए, पर इस बात से इत्तेफाक दूसरे हिस्टोरियंस नहीं रखते। दूसरे हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि ये जो दुर्ग शहर है जो कि शिवनाथ नदी के किनारे पर है, ये रूलर या शासक एक शिवदुर्ग करके नाम है शासक का, उस आदमी ने इस दुर्ग शहर को बनवाया है या बसवाया है। अब देखो, शिवदुर्ग होने से 2 चीज़ें हो रहा है, एक तो शिवनाथ नदी का भी शिव आ जा रहा है और दुर्ग का दुर्ग तो आ ही रहा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप पंडित लोचन प्रसाद पांडे के साथ जाते हो या बाकी हिस्टोरियंस के साथ में। बट ऐसा इनका मानना है, जो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि बाकी लोग का क्या है और इसका क्या है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दुर्ग राज का उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो दुर्ग राज के 3 बच्चे थे, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। ठीक, तो अभी तक के जैसा कि हम देखते आ रहे हैं या फिर जैसा चलते आ रहे हैं कि जो बड़ा बेटा रहता है वही शासन का अधिकारी रहता है, मतलब उसको ही मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े वाले को ही, बड़े बेटे को ही वो मिलता है शासन। ठीक है, वही रूलर बनती है, अगला उत्तराधिकारी वही होता है, ज्येष्ठ पुत्र। तो इसमें सुदेवराज जो है, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज में सुदेवराज जो है वो ज्येष्ठ पुत्र रहता है, यानी कि उनका बड़ा बेटा रहता है। कौन? सुदेवराज। तो सुदेवराज ही वॉज द एल्डर सन ऑफ दुर्गराज। दुर्गराज का ये बड़ा बेटा रहता है। इसका 2 कैपिटल है, शरभपुर और सिरपुर। ठीक है, और इसके टोटल 6 कॉपर प्लेट मिले हैं। कितने कॉपर प्लेट मिले? 6 कॉपर प्लेट। अब देखो, इस यहाँ से आया ना, 2 कैपिटल हुआ ना, शरभपुर और सिरपुर। अब इसके आगे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो पता चलेगा कि इस आदमी के पास दो कैपिटल कैसे हुए।
पर वो स्टोरी अभी टाइम टेकिंग है, उसको बताने के लिए लग जाएगा अच्छा खासा समय। तो ये वाला जो कैपिटल वाला स्टोरी है ना, इसको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। पहले अभी हमने जो देखा कि पहले जो इसका कैपिटल शरभपुर डायनेस्टी का था, हमने पहले 3 कैपिटल पढ़ा, प्रसन्नपुर, शरभपुर, प्रसन्नपुर और सिरपुर, ये 3 था ना। तो अभी कैसे कैसे 3 कैपिटल आएगा वो देखते जाओ। तो अभी तक तो हमने प्रसन्नपुर जगह का नाम भी देख लिया, प्रसन्नपुर आ ही गया, यहाँ पे सिरपुर आ गया और शरभपुर तो था ही था। ठीक है, नाम तीनों आ गए हैं। अब वो कैपिटल्स कैसे हुए कैसे नहीं हुए, ये सारी स्टोरी आने वाली है। ठीक है, वो हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे कि इस आदमी के पास 2 कैपिटल कैसे हुआ। ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, मेरी तबीयत सही है नहीं, पता नहीं क्यों इतना लंबा टाइम तक खींच रहा है तबीयत, लेकिन ऐसी ही बात है। अब मैंने प्रॉमिस कर लिया था, इसीलिए मैं आप लोग को आज अभी तक मैं बढ़िया से पिक्चर लगा के समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग का भी टाइम लॉस ना हो। आई होप समझ में आ रहा होगा और बन भी रहा होगा। हिस्ट्री बोरिंग तो है, बट उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है बीच बीच में, इसीलिए मैं ये सब इमेजेस लगाती हूँ ताकि ध्यान भटके हुए लोगों का भी ध्यान वापस से एंटर कर जाए। फ़ोटोज़ से हमारा इमेजिनेशन जुड़ा होता है ना, हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं फ़ोटोज़ से, इसीलिए बस फ़ोटो लगाई हूँ। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ हम कवर किए थे। तो हमारा कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट जो है वो थोड़ा वास्ट है, तो उसको एक्सप्लेनेशन में उसका टाइम टेकेंगे वो। नहीं तो आप चाहोगे तो इसको मैं फास्ट बताऊंगी तो भी वही चीज़ है, और आराम से एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो भी वही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज देखा वो शरभपुर डायनेस्टी के मेजर रूलर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शरभ राज का, जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। फाउंडर के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी होगा, यानी उसका जो सक्सेसर होगा, वो आता है नरेंद्र नाम का। शरभ राज, फिर आया नरेंद्र के हमने देखे 2 कॉपर प्लेट हमको मिले। ठीक है, नरेंद्र के बारे में जो फैक्ट्स हमने देखे उसमें हमको 2 कॉपर प्लेट मिले। एक मिला पीपरदुला से, दूसरा मिला कुरुद दमतरी से। पीपरदुला से जो मिला वो इसके रूलिंग पीरियड के 3rd ईयर में इशू किया गया था, और जो कुरुद से मिला वो 24th ईयर में इशू किया गया था। अब कॉपर प्लेट में लिखा हुआ था खड़गदरा जीत भोए, जिसका मतलब होता है कि तलवार की धार से दुनिया जीतना। ठीक है, उनकी स्टेट करेंसी जो मिली वो कॉपर प्लेट के साथ में उनकी स्टेट करेंसीज मिली, जिसमें गजलक्ष्मी बना हुआ था, क्योंकि गजलक्ष्मी क्या है, उनका स्टेट एम्बलम या स्टेट सिंबल है। ठीक, अब नरेंद्र के बाद जो उत्तराधिकारी होता है या उसका सक्सेसर होता है वो है प्रसन्नमात्र ने एक शहर बनवाया प्रसन्नपुर, जिसका नाम उसने रख दिया प्रसन्नपुर, और ये निडिला नदी के किनारे था। और ये नदी जो है वो आज की लीलागढ़ नदी है, और जगह है जो प्रसन्नपुर वो है मल्हार। ठीक, इसकी करेंसी में हमने एक फैक्ट ये देखा कि ये पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन इशू करे। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन तो चले ही आ रहा था, तो जो इसके टाइम पे गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन इशू हुए उसमें शंख, चक्र और करुण बना हुआ था, मतलब उसके निशान बने हुए थे, सिंबल्स बने हुए थे। और ये सारे सिंबल जो है वो वैष्णविज़्म से रिलेटेड थे, क्योंकि ये लोग वैष्णविज़्म के फॉलोअर्स थे, इनका धर्म था वैष्णविज़्म, इसलिए। ठीक, इनकी करेंसी
जो हमको मिली वो कटक उड़ीसा ईस्ट से लेके चंदा महाराष्ट्र वेस्ट तक मिली, जिससे ये पता चलता है कि इनका एम्पायर काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी बड़ा था, वास्ट था। ठीक है। इसने क्या क्या करवाया, तो पतालेश्वर टेम्पल इसने बनवाया। पतालेश्वर टेम्पल के साथ साथ टिनेश्वरी माता टेम्पल बनवाया, देवरानी जेठानी टेम्पल तालागांव बिलासपुर में। हाँ, तो पतालेश्वर टेम्पल मल्हार बिलासपुर में, टिनेश्वरी माता टेम्पल मल्हार बिलासपुर में, देवरानी जेठानी टेम्पल तालागांव बिलासपुर में इस व्यक्ति ने बनवाया। तो जो देवरानी जेठानी वाला है ना, उसके साथ में एक ट्विस्ट है कि ये इसने नहीं बनवाया था, मतलब इस रूलर ने नहीं बनवाया था। इसके टाइम पे इसकी 2 रानियों ने, शरवपुरी डायनेस्टी की 2 रानियों ने मिलके बनवाया। क्या? देवरानी जेठानी टेम्पल तालागांव बिलासपुर में। फिर हम इसके बाद में इसके सक्सेसर को देखते हैं, यानी कि इसके उत्तराधिकारी पे आते हैं। तो इसका उत्तराधिकारी रहता है दुर्गराज मनमात्र जयराज। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम रहते हैं, बस नाम अलग अलग है। इस व्यक्ति जो दुर्गराज व्यक्ति है, इस आदमी को 3 कॉपर प्लेट मिले। एक मिला आरंग से, 2 मिला मल्हार से। अब इसमें एक इनकी स्टोरी है। इनका नाम था दुर्गराज, तो दुर्ग शहर से जोड़ दिया गया। पंडित लोचन प्रसाद पांडे एक हिस्टोरियन है, जिनका ऐसा मानना है कि ये जो दुर्ग शहर है, जो कि शिवनाथ नदी के किनारे तट पर है, वो शहर इसी के नाम पे है। दुर्ग शहर इसी दुर्गराज के नाम पे। पर बाकी हिस्टोरियन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनको ऐसा लगता है कि वो दुर्ग शहर इसके नहीं, शिवादुर्ग नाम के एक शासक के नाम पे है। ठीक है। ये इस कहानी का एक छोटा सा प्लॉट था। उसके बाद में हम इसके सक्सेसर देखते हैं, दुर्गराज के सक्सेसर। तो सक्सेसर देखने के लिए हमने देखा इस आदमी के 3 बेटे थे, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। सुदेवराज हमने बस स्टार्ट ही किया है कि ये इसका बड़ा बेटा था। उसके बाद में बड़ा बेटा था, और इस बड़े बेटे के का 2 कैपिटल था, शरवपुर और शिरपुर। और ये कैपिटल क्यों था 2, ये हम आने वाली क्लास में देखेंगे। इसका टोटल कॉपर प्लेट जो मिला वो 6 टोटल मिला है। कुल 6 कॉपर प्लेट अपने को इसका देखने को मिल जाता है, किसका? सुदेवराज का। ठीक है। तो ये था आज का रिकैप वाला पार्ट। इतना ही अपने को मिला है, और अभी तो इतना ही हमको देखना है। ठीक है। तो आई होप क्लासेस समझ आ रही होंगी और बन भी रहा होगा। इसके रूलर्स का नाम को ना मैं एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहला था शरभराज, फिर आया नरेंद्र, फिर आया प्रसन्नमात, फिर दुर्गराज, फिर आया सुदेवराज। अभी तक 5 रूलर आए हैं ना। सुदेवराज ही बनेगा इसका उत्तराधिकारी, पर कैसे कैसे में बनेगा, क्या क्या कहानी होगी, वो कहानी अपने को कल देखना है। तो नाम याद रखना, क्या क्या था? शरभराज, फिर नरेंद्र, फिर प्रसन्न मात्र, फिर दुर्गराज, फिर सुदेवराज। यहाँ तक के देख लिया। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, इतने पेशेंस के साथ में सुनने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम मेरे साथ देने के लिए। आप अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं तो आपका टाइम मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा फ़नी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो समझने में भी। और शायद क्या है ना, फ़नी चीज़ें हमको याद ज़्यादा जल्दी होती है, चाहे वो किसी चीज़ का डायलॉग हो या फिर कोई मीम हो, तो वो हमको जल्दी याद होती है। तो ट्राई करो कि आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर सको, वैसा उसको बना सको। तो जैसे जैसे आप उसको फ़नी बनाने लगोगे ना, जैसे जैसे कनेक्ट करने लगोगे चीज़ों को, वो अपने वे में आपको याद होती जाएंगी। और नहीं तो दूसरा तरीका तो है रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन ऑलवेज़ वर्क्स।
अब जिनको एक बार में, 2 बार में, 3 बार, 4 बार पढ़ने में याद हो जाते हैं, उनके लिए तो है भैया कि तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार सुन लो, मेरी वीडियो सुन लो, या फिर खुद मतलब बुक उठा के पढ़ लो, या जो मैं देती हूँ क्लास में बताती हूँ इससे नोट्स, मतलब प्रॉपर मेरे वीडियो में लिखा हुआ होता है सब कुछ, तो उससे नोट्स बना लो। नोट्स बना के अपने नोट्स को ही रिकॉल करते रहोगे तो उससे भी हो जाएगा याद। और नहीं तो वीडियोस तो है ही, उसको लगा लो कान में और सुनते रहो। और नहीं तो अगर कोई सजेशंस हो कि मैं उसको और कैसे इसको प्रोडक्टिव बना सकूँ, कुछ फ़नी बना सकूँ, तो बताओ, वी आर ओपन टू दैट। बाकी टाइम तो मेरे हिसाब से मैं किसी का वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ना समझ आए तो बिल्कुल मत देखो यार, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, जाने वाले को कोई रोक पाया है क्या? इसीलिए चलो, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है? एक बार वापस से देख लो, स्लाइड्स दिखा देती हूँ मैं, आज की स्लाइड्स। मेजर रूलर्स, शरभ राज, नरेंद्र, ईपरदुला, गुरु धमतरी, के बाद स्टेट करेंसी, फिर प्रसन्न मात्र, फिर उसकी करेंसीज, फिर ये इसने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, इसके सक्सेसर, ये सब, और ये जो है लास्ट स्लाइड। अब इसको चाहो तो पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है? इसलिए मैंने लगातार स्लाइड्स दिखा दिए। चलो अब बाय बाय, बहुत टाइम ले लिया मैंने। गुड नाइट।